नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल गुर्जर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जितने भी अभ्यर्थी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैंने भी सोचा कि मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने मैं भी क्लियर करके आपको बता सकूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब को टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं सरकार। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब आपको मैं बता दूं कि व्यवस्थापिका का क्या कार्य है। शॉर्ट में आप समझेंगे कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। व्यवस्थापिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना, क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का कार्य कानून विधि सम्मत बना है या नहीं बना है, संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उस कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना। अब ये जो 3 अंग है, इन 3 अंगों में हम सबसे पहले आज जो जिस अंग की हम चर्चा करेंगे वो है कार्यपालिका। देखो दोस्तों, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। अब हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि इस अनुच्छेद में
नाम मात्र की कार्यपालिका को दर्शाया गया है या इस अनुच्छेद में वास्तविक कार्यपालिका को दर्शाया गया है। जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के नाम से जो कानून बनते हैं, उसी अनुरूप हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है। तो हम बात करेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख के बारे में, तो वो है राष्ट्रपति। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद पूछे जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी असमंजस में पड़ जाते हैं या उनको अनुच्छेद याद नहीं होते हैं। हम भी जब तैयारी करते थे तो हमें भी लगता था इतने सारे अनुच्छेदों को कैसे याद करें। तो दोस्तों, अनुच्छेदों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनको ही हमें याद रखना है। बाकी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 395 ही अनुच्छेद याद होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपने दिमाग में जो दबाव है उस दबाव को बिल्कुल आप हटा करके आराम से आप पढ़ाई करेंगे या इसको नियमित अंतराल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो राष्ट्रपति से संबंधित अच्छा टॉपिक है। इससे संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो RS प्री हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे SI हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस YouTube चैनल को देख करके आप उसको हल कर सकेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हालांकि कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में परिपूर्ण नहीं होता है। मैं भी आप लोगों से सीख सकता हूँ, आपको भी मैं कुछ सिखा सकता हूँ। तो आप आराम से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका को दर्शाया गया है। अब कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, उपराष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद आती है और महान्यायवादी भी आते हैं। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है वो आपको नॉर्मली ध्यान होना चाहिए कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने
अधीनस्थों के माध्यम से अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। जब हम कार्यपालिका की शक्तियां पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित, तो उसमें ये अनुच्छेद अपना विशेष स्थान रखता है। ये स्पष्ट कह रहा है कि भारत की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कौन हो गए, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई, समस्त अधिकारी हो गए, उन सब के माध्यम से वो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 53 इंपॉर्टेंट है। अब जो अनुच्छेद आता है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों, ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन भाग लेता है, ये किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये अनुच्छेद इस चीज को बताता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, कौन नहीं भाग लेते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर के हम संसद का नाम भी दे सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बहुत ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर आपको निर्वाचित की तरफ ध्यान देना है कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इसमें से कितने सदस्य निर्वाचित है, तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब आप कहोगे कि 2 सदस्य ये और 12 सदस्य राज्यसभा के, ये क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस, ये हितों की टकराव का मामला है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही ये मनोनीत किए जाते हैं। इस वजह से ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो 2 सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि साहित्य में, समाज सेवा में, खेल क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की है या भारत के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिस वजह से राष्ट्रपति को लगे, तो वो उन 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वो 12 राज्यसभा वाले
2 लोकसभा वाले ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जैसे 12 सदस्यों में मैं आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा, खेल क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में सदस्य बनाया गया था। प्रणब मुखर्जी जिस समय राष्ट्रपति थे, अन्नू आगा, हेमा मालिनी आदि जो आप देख सकते हैं, जो साहित्य, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से आते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, राज्यों की विधानसभाओं के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट में विधान परिषदें भी हैं। 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उन विधान परिषदों के निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, आपको ये ध्यान में रखना है, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। ऑप्शन आएगा, संसद के सभी सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि क्या केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों, ये चीज भी आपके क्लियर होनी चाहिए। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। 70वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आपको नोट करना है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में यह संशोधन हुआ। दिल्ली एवं पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अनुच्छेद 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं अपन अनुच्छेद 55 की तरफ। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है ये आपको पता चल गया है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, नंबर 1 अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो जनता जिन्हें सीधे चुनती है, जैसे लोकसभा सदस्यों को चुनती है, विधानसभा सदस्यों को चुनती है, उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कह सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है, ये आपको याद रखनी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा। अब यहाँ आनुपातिक जो शब्द आया है, ये क्यों आया है, ये भी मैं आपको बता दूं कि राज्य और केंद्र, भारत एक संघीय राज्य है। भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, जहां पर केंद्र की सरकार अलग काम करती है और हर राज्यों की सरकारें अलग काम करती है। दोनों का समान प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का मतलब यह है कि एक कोटा राष्ट्रपति को प्राप्त करना होता है। ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूं। राष्ट्रपति को एक फिक्स कोटा होता है, वो प्राप्त करना होता है। वो कोटा है, इसका एक सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। वेद मतों की संख्या बटेवा 2 + 1। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बटेवा 2 क्यों है। एक तो जिस प्रतिनिधि का चुनाव होना है, कितने सदस्यों का चुनाव होगा, राष्ट्रपति के लिए अंतिम रूप से एक व्यक्ति का ही चुनाव होगा। एक व्यक्ति वो प्लस उसमें 1 करेंगे, तब जाकर के 50% वोट उसको मिलेंगे। तो 50 में 1 और जोड़ेंगे तो 50% + 1 मत वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ये कोटा आपको पक्का याद होना चाहिए। ये सूत्र है इसका। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है, इसको हम हस्तांतरित भी कह सकते हैं। हस्तांतरित क्यों? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी व्यक्ति भाग लेते हैं, वो अपना वोट, वो अपना मत वरीयता के आधार पर देते हैं। जैसे 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार है, जो भी निर्वाचक मंडल है वो किसी भी व्यक्ति को, 4 कैंडिडेट को, चारों को मत देगा। जैसे किसी ने इसको बी को प्रथम वरीयता दी है, सी को द्वितीय वरीयता दी है, ए को तृतीय वरीयता दी है और डी को चौथी वरीयता दी है। ऐसे जितने भी मतदाता है वो सभी अपने मत का प्रयोग वरीयता के अनुसार देंगे, ताकि अगर
प्रथम वरीयता वाला व्यक्ति कोटा हासिल नहीं कर पाता है या 50+ मत हासिल नहीं कर पाता है तो वो विजेता नहीं माना जाएगा। तो ये कोटा हो गया। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तात्पर्य है कि जो भी मतदाता मत देते हैं वो वरीयता के क्रम में मत देते हैं। अब ये भी ध्यान होना चाहिए आपको कि द्वितीय वरीयता के आधार पर किस राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। तो वीवी गिरी ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनको प्रथम वरीयता में मत प्राप्त नहीं हुए थे, 50% + 1 मत प्राप्त नहीं हुए थे। फिर दूसरी वरीयता गिनी गई जिसमें वीवी गिरी विजेता हुए। जैसे प्रथम वरीयता से व्यक्ति कोटा हासिल नहीं कर पाता है तो 4 उम्मीदवार खड़े हैं, चारों में से जिसके सबसे कम मत आए हैं, जिसको प्रथम वरीयता सबसे कम मिली है, उसको उस प्रक्रिया से हटा देते हैं और उसकी जगह जो 3 उम्मीदवार बचे हैं, जो उम्मीदवार हटाया गया है उसको द्वितीय वरीयता में किन किन लोगों ने किस किस को वोट दिया है वो उन तीनों में विभाजित कर दिए जाते हैं। फिर भी अगर वैलिड कोटा जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो 3 में से जिसके वापस सबसे कम मत आए हैं उसको हटा दिया जाता है। उसने तृतीय वरीयता किस किस को दी है वो उसमें दोनों में विभाजित हो जाती है। ये प्रक्रिया जब तक चलती है जब एक कोटा हासिल नहीं हो पाता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये कोटा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं। ऐसे तो भारत में बहुत जनसंख्या है, 125 करोड़ का देश है, कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, पचास प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। क्या 50 प्रस्तावक कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं? नहीं। 50 प्रस्तावक वही होंगे जो निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। मतलब जो राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं, जो लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं या राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर हैं, वो ही प्रस्तावक हो सकते हैं और वो ही अनुमोदक हो सकते हैं। जो 50 प्रस्तावक हैं वो ही व्यक्ति 50 अनुमोदक नहीं हो सकते हैं। तो 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक अलग से चाहिए। जैसे 50 प्रस्तावकों ने एक कैंडिडेट को प्रस्ताव किया है और 50 प्रस्तावकों ने एक कैंडिडेट का अनुमोदन किया है। ये 100 प्रस्तावक और अनुमोदक किसी भी को वापस प्रस्तावक या अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ये व्यवस्था भारत के प्रथम आम चुनाव में नहीं थी, लेकिन कम थी। उस समय 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक
ही हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, 1967 में 17 उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति का नामांकन दाखिल किया, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए, अपने नाम की इच्छा के लिए कोई भी राष्ट्रपति का आवेदन कर देता है तो चुनाव प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। इससे बचने के लिए 1974 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में कुछ चेंज किया गया और 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदन का नियम बनाया गया और 2500 रुपये जमानत राशि के रूप में 2500 रुपये जमानत राशि के रूप में बताई गई। इसके बाद में ये राशि बढ़ाकर वर्तमान में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये आरबीआई को डीडी के माध्यम से या चेक के माध्यम से, अन्य किसी भी माध्यम से जमानत राशि के रूप में जमा कराने होते हैं। जमानत राशि के रूप में जमा कराने होते हैं। अब बहुत सी बार गांवों में जो लोग चर्चा सुनते हैं कि इस व्यक्ति की तो जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त होने का मतलब क्या है कि जमानत की जो राशि होती है, अगर वो 1/6 वेद मतों का 1/6% मत हासिल नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 मत हासिल नहीं होने पर जमानत राशि जब्त मान ली जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। आपको ये भी बता दूं, अपन उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसके साथ में अगर मैं वो बता दूं तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक की जगह 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए और जमानत राशि उपराष्ट्रपति के लिए भी 15,000 रुपये है। एक महीने जो विधायकों और सांसदों का मत मूल्य है, इसके बारे में आपको नहीं बताया, वो भी बता देता हूं कि एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा। हर राज्य में जितनी जनसंख्या है और हर राज्य की विधानसभा की जितनी सीटें हैं, उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा की सीटों का भाग लगाने पर एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। ये सूत्र है जो भी आपको पक्का याद होना चाहिए। जैसे राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना है, तो 129 है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 129 जो मत मूल्य है 1971 की जनगणना के आधार पर है। ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, 1971 में भारत देश में जनसंख्या काफी बढ़ रही थी। भारत के दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के काफी उपाय किए और जनसंख्या को कंट्रोल भी किया, लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या उत्तरोत्तर गति से बढ़ रही थी। दक्षिणवासी राज्यों के
लोगों का मानना था कि एक तरफ तो हमने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए और एक तरफ हमारे विधायकों का मत मूल्य कम कैसे माना जाएगा, तो इसके लिए हमने अच्छा काम किया तो हमारे को ये दंड क्यों। तो सरकार ने ये व्यवस्था की कि 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा और 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह संशोधन हुआ था। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। अब एक विधायक का मत मूल्य मैंने आपको बताया है, एक सांसद का मत मूल्य क्या होगा। राज्यों की विधानसभाओं के मत मूल्यों का योग बटेवा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं दोस्तों, 543 और 233, 776 का भाग हर राज्य के विधायकों के मत मूल्य के योग में 776 का भाग लगाने पर जो प्राप्त होता है वो एक सांसद का मत मूल्य माना जाता है। एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का भाग लगाएंगे, उसको इंटू 1/1000 करेंगे, 1000 का भाग राज्य की जनसंख्या में लगाएंगे तो एक विधायक का मत मूल्य प्राप्त होगा। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, उस राज्य सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का योग में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग लगाने पर एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। दोस्तों, बहुत सी स्थितियां क्लियर हो गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, कौन भाग लेता है। अब मैं आपको ये बताऊं, मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या किसी को कोई संशय होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा। तो अनुच्छेद 71 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को निपटाएगी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बैठेगी। ध्यान रखें दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, तो 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है। अब एक क्वेश्चन यह है आपके सामने कि क्या अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है या निलंबित है तो राष्ट्रपति का चुनाव रोका जाएगा। क्या लोकसभा भंग है या निलंबित है तो राष्ट्रपति का चुनाव रोका जाएगा। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन
ये स्थिति भी आपको क्लियर करना जरूरी है। लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के निलंबित होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा से या लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के निलंबित सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे राजस्थान में 1967 में राज्य की विधानसभा भंग थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। 1974 में गुजरात की विधानसभा भंग थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। बहुत ध्यान में रखने योग्य बात है, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। एक जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो चीज़ है भारत में राज्यों की विधानसभाओं के या लोकसभा के या राज्यसभा के या विधान परिषदों के निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आएगा भारतीय निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि निर्वाचन चुनाव आयोग करवाता है, लेकिन लोकसभा चुनावों की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखनी ही है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग करता है। ये कुछ बारीक बारीक चीजें हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। लोकसभा में अपने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वो निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा महासचिव लोकसभा महासचिव की निगरानी में होता है। लोकसभा महासचिव को दायित्व है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव का यह दायित्व है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इन सारी बातों को हमने जाना है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? पदावधि या कार्यकाल।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। और राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही कर दिया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन अधिकतम 6 माह तक कर सकता है। अब मान लो कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, 2 वर्ष बाद अकस्मात राष्ट्रपति के साथ कोई घटना हो जाती है या राष्ट्रपति पद त्याग देते हैं या राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो क्या होगा? नए राष्ट्रपति जिस दिन से राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष गिना जाएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ध्यान रखें दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए होता है। जो अगर पुराने राष्ट्रपति ने पद त्याग भी दिया हो तो भी नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो बराबर 5 साल के लिए होगा। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मान लो लोकसभा भंग हो जाती है, बीच में चुनाव हो जाते हैं, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही लोकसभा का निर्वाचन होता है। इसलिए राष्ट्रपति में और लोकसभा के निर्वाचन में फर्क है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। अगले अनुच्छेद की बात करेंगे हम, पुनर्निर्वाचन। क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने ये बता रखा है कि राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 2 बार के लिए ही चुना जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, मतलब अपन कह सकते हैं असीमित बार। असीमित बार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। क्या क्या योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए होना जरूरी है? पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक हो। बहुत सी बार आप में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसमें पहला ऑप्शन ये डाल देते हैं कि वो मूलतः भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शनों में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें। हमारे संविधान ने जो कह रखा है, संविधान में जो लिख रखा है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर देना है। तो मूलतः भारत के नागरिक के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल और केवल ये लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता, 35 वर्ष उम्र कम से कम होनी चाहिए। आपके दिमाग में यह भी आ जाता होगा कि 35 वर्ष कम से कम है,
अधिकतम उम्र का क्या प्रावधान है? तो दोस्तों, अधिकतम उम्र का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ऐसे डाल दें, मान लो कि 35 वर्ष या 65 वर्ष, 35 वर्ष या 70 वर्ष, 35 वर्ष या 62 वर्ष, केवल कम से कम 35 वर्ष। तो कम से कम 35 वर्ष वाला ऑप्शन सही होगा। वो किसी लाभ के पद पर न हो। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लाभ के पद कौन से होते हैं और कौन से लाभ के पद नहीं होते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि संसद ये तय करेगी कि कौन कौन से पद लाभ के पद हैं। संसद ये तय करती है कि कौन कौन से लाभ के पद है। अनुच्छेद 58 में हमारे संविधान में केवल ये लिखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री ये लाभ के पद में नहीं आते हैं, लाभ के दायरे में नहीं आते हैं। जैसे कि प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति का चुनाव जब लड़ा था 2012 में, तो केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने वित्त मंत्री से इस्तीफा दिया और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। निर्वाचित होने के बाद उनका वो पद समाप्त हो जाता और वो राष्ट्रपति चुन लिए जाते। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव जब लड़ा बिहार के राज्यपाल थे, उन्होंने बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। लाभ के दायरे में वो पद आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने किसी भी आदमियों को फायदा पहुंचा सकते हैं, या वो पदाधिकारी हैं जो केंद्र में या राज्य में या स्थानीय सरकारों में किसी पद को धारण किए हुए हैं, या कोई प्राधिकारी हैं, वो लाभ के दायरे में आएंगे। या लाभ का पद वो माना जाएगा कि किसी को भी फेलोशिप दे सकता है, किसी को भी स्कॉलरशिप दे सकता है, किसी के भी जमीन आवंटित कर सकता है, वो व्यक्ति लाभ के दायरे में आता है। तो लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति पद पर है, वापस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथी योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। दोस्तों ध्यान रखें, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ना कि लोकसभा सदस्य बना हुआ हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो मैंने आपको बताई, यह आपको पक्का याद रखनी है। कोई सी भी योग्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको वो सारी चीज बता रहा हूं, कहीं छूट ना जाए। हो सकता है कुछ छूट भी जाए तो आपको बुक के माध्यम से अध्ययन करना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। अनुच्छेद 59 शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए वो लोकसभा या राज्यों की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, या उनको वहां से इस्तीफा देना होता है। राष्ट्रपति से संबंधित
वेतन निर्धारण या उनको जो अलाउंसेज मिलते हैं उसका निर्धारण संसद तय करेगी और कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकेगी। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 4.5 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले ये 1.5 लाख रुपये था। तो ये कुछ शर्तें हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो ये है अनुच्छेद 60, शपथ। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आपको पक्का रटना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि शपथ राष्ट्रपति किस बात की लेता है। तो राष्ट्रपति ईश्वर को साक्षी मानकर सत्यनिष्ठा एवं श्रद्धा पूर्वक संविधान एवं विधि के संरक्षण की, प्रतिरक्षण की, परिरक्षण की शपथ लेता है। परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। संविधान एवं विधि के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की राष्ट्रपति शपथ लेता है और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। संविधान व विधि संविधान व विधि के संरक्षण की, सुरक्षा की शपथ लेता है। संविधान के सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति का है और जनता के कल्याण, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मान लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो शपथ से संबंधित आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है। तो संविधान व जनता के कल्याण, विधि के संरक्षण की शपथ लेता है। शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब है अनुच्छेद 61। क्या राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा। या एक बार राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तो वो अपनी मर्जी से कोई भी काम करेगा या पूरे 5 साल निकालेगा? तो दोस्तों आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है? तो वो प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया। आपको एक बात और बता दूं, बहुत सी बुक में और गाइडों में ये लिखा हुआ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, या प्रचलन में ऐसा आ गया है कि इन न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अब महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कब हटाया जाएगा? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अतिक्रमण का मतलब संविधान की पालना नहीं कर रहा हो, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, तो संविधान की अनदेखी हो रही हो, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्या भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया है? तो नहीं, भारत में अब तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव भी संसद में नहीं लाया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से मान लो राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर हैं, तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपने प्रतिनिधि या स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात रखने का अधिकार है। 1/4 सदस्य प्रस्ताव के रूप में होने चाहिए और 2/3 सदस्यों से पारित अगर हो जाता है तो दूसरे सदन में वो प्रस्ताव जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होती है। राष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है, क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। उसके बाद 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर 2/3 सदस्यों के बहुमत से वो पारित हो जाता है। दूसरे सदन में महाभियोग प्रस्ताव जाता है, वहाँ चर्चा होती है, जांच होती है। राष्ट्रपति को अपने स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ व्यक्ति के माध्यम से अपनी बात रखने का अधिकार होता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपने व्यक्ति को या स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात रखता है। अगर दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्यों से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद वहीं से ही समाप्त समझा जाता है। महाभियोग प्रक्रिया भारत ने अमेरिका से ग्रहण की है। एक बात जो और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, क्या महाभियोग प्रक्रिया में भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।
मनोनीत सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पक्का ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि महाभियोग प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करके राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र रख देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देने नहीं जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सूचना देकर अब रख देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सर्वप्रथम किसे देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सर्वप्रथम सूचना देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते रहिए, और जो भी आपको कन्फ्यूजन लगता है उसके बारे में आप बुक के माध्यम से या कोई गाइड के माध्यम से अध्ययन करके उस त्रुटि को या उस असमंजस की स्थिति को निकालें। धन्यवाद।